नमस्कार। संसद में अंतरिम बजट 2024-25 रखे जाने के तुरंत बाद देश के सबसे बड़े इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, तपस्या की। 8 अक्टूबर से लगातार पूरी बजट टीम जो मंथन कर रही है, जिस तपस्या के साथ लगी हुई है, अब वो देश के सामने आ चुका है। और इस विशेष साक्षात्कार को मेरे साथ अंग्रेज़ी में आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी श्री अनिल पद्मनाभन जी मेरे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो ये जो पूरी बजट निर्माण की प्रक्रिया है वो देश के निर्माण के साथ जुड़ी हुई है, और आपने एक रोड मैप दिया विकसित भारत का। अगर मैं इसको समुद्र मंथन के साथ जोड़ूं और आपसे समझना चाहूं कि 10 अक्टूबर के बाद जो मंथन आपकी अगुवाई में आपकी टीम ने किया है, उसमें से कौन से अमृत काल के रत्न निकले हैं जो आज देश के सामने आपने रखे हैं? धन्यवाद। पहले दूरदर्शन के लिए मेरा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस मंथन सिर्फ 8 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से ही, जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हुए लाल किले से बात किए। ये अमृतकाल, कर्तव्य काल भी हम मानते हैं, और इस कर्तव्य काल में देश को विकसित भारत 2047 के ओर ले चलने के लिए हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर विचार बहुत विस्तृत रूप में हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में 4 ही ऐसे कास्ट को मान्यता हम दे रहे हैं डेवलपमेंट के विषय में। अगर हम महिला, गरीब और किसान और युवा को उनके हर आकांक्षाएं पूरी करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और उनके आगे बढ़ने के कारण देश भी आगे बढ़ेगी। ये संक्षिप्त में इस बजट में हम कहना चाहते हैं। और उसके लिए कौन सा ऐसे प्रावधान करना है, वो भी करने के लिए तरह तरह के स्कीम्स का आयोजन हम बोल रहे हैं। कुछ पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया भी ले आ रहे हैं। मगर इन सब के लिए जो पिछले 3-4 साल से हम करते आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट कर छूटाना, प्राइवेट के लिए इंतज़ार ना करते हुए। मगर मैं हैप्पीली मैं कहना चाह रही हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट अभी स्केलिंग अप के लेवल में हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च, और हमारे देश जल्दी तरक्की करने के लिए इनोवेशन का प्रोत्साहन जो देना है, वो भी हम देने के लिए अमाउंट भी डिक्लेयर कर दिया, और उसका व्यवस्था भी हम रफली बोल दिए। जुलाई बजट में इसका विस्तृत रूप में हम कहेंगे। Minister, congratulations, your 6th budget, and wanted to ask you that very clear strand in this is it has little or no populism whatsoever. So what is the thought that went behind taking such a bold move ahead of a general election? I'm happy you asked this question. 2 things, and I'm very happy that the Honorable Prime Minister kept saying this, that our performance in the 10 years, which is what our Honorable President in her speech, the opening of the session for this calendar year, she said, 10 years of substantial systemic reforms, 10 years of taking the route of empowering people and not going by entitlement. And that is why when houses reach people, electricity reaches people, you also have money coming through direct benefit transfer, you financially empower them, you also make sure that opportunities are given to them. So the mantras that we used, whether it was Sabka Saath, Sabka Vikas, whether you're looking at making sure that actually you don't differentiate between beneficiary on any other score except he deserves to get this, there is actual development reaching in the ground. There is no appeasement of sorts. There is no differentiating people. There is no denying people. Everybody gets everything that which that bracket of people should get. In that, no caste, no religion, no nothing is brought in.
As a result, you find last 10 years, we've actually laid the foundation for people to now think in terms of meeting their aspirations. In this, the one particular aspect which I would think is a necessary corollary of all that we've done is the development of the East. And I want to make it clear here, I'm not combining East with Northeast. Northeast emphasis will continue. The way it has continued in the last 10 years, it will continue. But if 60% of all the aspirational districts in India are in the East, which is West Bengal, Bihar, Orissa, Jharkhand, we want to give, Chhattisgarh, we want to give maximum attention to make them not just come at par, but to become engines, the power of pulling the new India, aspirational India, which needs to reach Vikasit Bharat. So, the vote on account budget was not seen as an instrument to tell people we can do this, we can do that, without having performed in the last 10 years. So, we didn't want any populism coming here. We knew our track record will explain it. What yesterday Honorable Prime Minister nicely said, दिशा निर्देशक बातें आएगा, वही हम इसमें, we wanted to put that in. What are the directions? Who are the targeted audience? How will we meet the targets? And what are the targets? That's what we've given an indication. Can I do a quick follow-up? This over the 10 years, you have given basics, which banking, electricity, cooking gas, and so on. So you effectively created 500 million plus new stakeholders in the Indian economy. How do you see this playing out for the economy and society going forward? That will be the trigger point for any consumption in the future. Consumption not just of basic necessities, consumption not just of food products, consumption also of services, consumption of education, not as a corporate education, but seeking skills, seeking knowledge, seeking opportunity. And it is for that that the Innovation Fund has been set up. And a large corpus is being given over the 5 years. And also making sure that some of the PM Shri schools will be endowed enough to give them opportunities. I spoke about how many young want to become doctors, how many such infrastructure is lying with various other departments remaining unused. We want to get the synergy of all of them, establish more such institutions and give them the opportunity for it. So that is where that extra attention is being given. वित्त मंत्री महोदय, आपने बजट के विज़न में जो 2047 का विज़न रखा है और वो जो विज़न स्टेटमेंट आपके बजट एट ग्लांस के टॉप पे आता है, उसमें आपने कहा है कि समृद्ध भारत बनाने के लिए आप प्रकृति के संतुलन के साथ विकास को बढ़ावा देना चाहती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने कहा कि आधारभूत संरचना आपके केंद्र में है नीतियों के, और तीसरा, सबको समान अवसर देना है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो विकसित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए आपने रखे हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है बुनियादी ढांचे का 11,11,111, तो इसके पीछे का दर्शन क्या है? ये है कि पिछले 3-4 साल से पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट क्रिएशन, ये रास्ता हमने अपनाया। रिकवरी तेजी से हो कोविड से, रिकवरी ऐसे भी हो कि सभी वर्गों को साथ ले चलने वाले रिकवरी हो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट से ये साबित हुआ, एंड दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट भी इसमें अग्री करते हैं कि 1 रुपया अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हो, उसका इफेक्ट कम से कम 1 रुपया 45-46 पैसा तक आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म का भी कुछ आंकड़ा है। अगर वो ना करते हुए आप रेवेन्यू में खर्च करोगे, 90 पैसा भी आपको मिलने में मुश्किल होगा। सो हम इसको स्टडी करने के बाद ही रिकवरी कोविड से जल्दी हो, सर्वस्पर्शी हो, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूट अपनाए। और 2 साल में आपको देखने के मिल रहा है कि रिकवरी तेजी हुई और सस्टेनेबल भी हो रही है। इसीलिए उस रूट को ही हम अभी अपना करके सस्टेनेबल ग्रोथ
अगले 3, 4, 5 साल के लिए होना है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का महत्व है। Minister, the one aspect of your budget is the fiscal math. You have not only stayed on the commitment on the fiscal glide, but you have improved on it. So the gross borrowings are obviously down. So which means RBI gets more room for maneuver in its monetary policy. So this plus the fact that over the last 10 years we have seen the RBI and Ministry of Finance are always on the same page, especially in the COVID phase. So can you just comment on this, both? I wouldn't say especially in the COVID phase, especially in the COVID phase and even afterwards. So that kind of a discussion, giving in and taking inputs with the RBI has been a continuous process. I do it even today. We continuously interact with one another and see where best we can bring in synergy. That is one thing. And second, the emphasis that we are laying on being fiscally prudent without affecting our schemes, without denying funds anywhere, and actually by avoidance of wastage. That is why we repeatedly talk about DBT and what actually it has given as saving. 2.56 or 2.6 lakh crores, 2.6 lakh crores would have gone waste, and no one would have known where it has gone, because it has gone to unborn children, it's gone to dead people, it's gone to people who don't exist in the village, and so on. So when you brought in technology and synchronized it with biometric validation, you were able to save money. So your prudence is not on just cutting expenditure, which we have not in large cases, but improving revenue and avoiding wastage. Taxpayers' money has been treated with the due respect that it deserves. And that is why today we have bettered on our fiscal deficit numbers this year and for the next year as well. वित्त मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री ने आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये इंटरिम बजट ही नहीं है, ये इंक्लूसिव बजट भी है और इनोवेटिव बजट भी है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। लेकिन क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस कर रही हैं? क्योंकि G20 में हमने W20 पर फोकस किया, 26 जनवरी को हमने देखा कर्तव्य पथ पर महिलाएं केंद्र में रहीं, तो बजट का भी एक बड़ा फोकस, चाहे वो लखपति दीदी हो, पिछले साल आपने द्रोण दीदी बनाए, तो ये जो कॉन्शियस डिसीजन है महिला सशक्तिकरण का, क्या वो भी एक सशक्त हथियार है अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए? बिल्कुल सशक्त हथियार है, और बहुत दिन से वेट करने वाले वर्ग है। आप ये देख लीजिए, सिर्फ महिला बिल नहीं है, महिला बिल सर्टनली एक टॉप अचीवमेंट है, मगर 2014 से लेकर आज तक, और मैं ये भी कहूँ इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर के नाते थे, तब भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए। इधर आप देख लीजिए, डिफेंस में हर रैंक में आज महिला आ सकते हैं, परमानेंट कमीशन उनको मिल रही है, सैनिक स्कूल महिला के लिए हो रही है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में भी महिला का रिक्रूटमेंट हो रही है, और हर क्षेत्र में महिला को प्रावधान मिल रही है। बहुत दिन से स्पेस इंडस्ट्री में महिला रहने के बावजूद भी उनका रिकग्निशन, उनका अप्रिसिएशन अभी जितना हो रही है उतना पहले मैंने तो सुना ही नहीं। इसरो में महिला, और उनका पेजेंट भी आपने देखा रिपब्लिक डे में। सो आपने सही बताया कि G20 में इसका बहुत ही अप्रिसिएशन हुआ। विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट सिर्फ नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट हो रही है, और दिल्ली डिक्लेरेशन में उसका एक वर्णन भी है। इसको प्रधानमंत्री जी बहुत सीरियसली लेते हैं, और उनके हर कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि महिला प्रावधान देने के लिए जो भी कदम उठाना है वो उठाते हैं। और आने वाले दिन में भी ये लखपति दीदी हो, SHG ग्रुप के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी गांवों में महिला के हाथ में रहना एक पावरफुल स्टेटमेंट है। उसको ग्राउंड तक पहुंचाने में खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी
टाइम देते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं और उनको प्रोत्साहन भी देते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में भी महिला के लिए बहुत ही प्रावधान अभी देना। तो 1 करोड़ लखपति दीदी आपने कर लिया, अब 2 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा के आपने 3 करोड़ जी, कर लिया, हाँ तो फिर जी। वो उसके लिए कुछ टाइमलाइन है मैम? ये कार्यकाल 5 साल में। 5 साल। ठीक, सर। Ma'am, I want to draw your attention to the growth trends in the budget. In the run up to the budget, first RBI revised upwards pretty sharply, then the CSO came out with an even higher estimate. My question is, are you looking at a new trend rate of growth for the Indian economy as opposed to the previous rates? It will be too early for me to say that. However, I am seeing that kind of a buoyancy. I am seeing that kind of an energy coming out of every sector. Earlier, you would find that if manufacturing, you take it in one or the other motorbikes or motor cars or passenger vehicles or whatever, if you had a trend coming, you couldn't say that of any other sector. And you couldn't certainly say that of services. But today, the way in which Indian economy is positioned, largely because of the drive that the Indian public is showing, you find every sector is revving to move fast. So it is safe for you to assume that it is not going to be confined to 1 or 2 sectors, but the pattern with which growth is happening is every segment is contributing to it. There is no one segment which is going to pull it down because of peculiar situations for them. Peculiar situations are being overcome because of the aspirations and the drive, the positivity which is there in the economy. Can I just do a quick follow-up related question? The tax buoyancy, we have seen for the first time income tax collections are exceeding corporate tax collections. Second, when you had put out the earlier estimates, we saw that among the slabs there is a wealth effect which is operational. So is this exactly what you're talking about, that the growing aspirations are now manifesting even in income streams? Partly yes. It is also in that newer areas of activity in which earlier people wouldn't want to tread are now opening up opportunities. Like for instance, space is a classic example. So India's space industry has been there for a long time, doing well for a long time. It's not as if they have succeeded only now, but the energy with which it is growing and the components which can be given by private participation, startups contributing to space sector, are giving them that multiplier which they wouldn't have had earlier. As a result, what is happening is that the contribution to the GDP is coming from areas which earlier did not even exist. And that is why your GDP's composition will have to be studied for what it is now, because newer and until now not recognized areas have suddenly spurred growth, and that is contributing. I took the example of space, I took the example of startups who are equally contributing and therefore giving us accumulation. That is applicable in many other sectors as well. और यहीं से सवाल उठाते हैं मैम, जिसको आप सनराइज सेक्टर कह रही हैं, और अब वो सवाल जिस पर सभी लोगों की निगाहें हैं, जो आपने 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड की घोषणा की है, प्रावधान किया है। विकसित भारत बनने में भले ही हमें समय लगे, लेकिन कम से कम इस पॉइंट पे आपने आज इसी वक्त भारत को विकसित भारत बना दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे विदेशों में बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है R&D के लिए, आपने एक बहुत ही इनोवेशन दिखाया। इसके पीछे कैसे काम करेगा, कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा, और थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे होंगे इसकी डिटेल्स में, थोड़ा बहुत आप शेयर करते हैं प्लीज़। हाँ, मगर अभी इतना डिटेल में मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि उस डिपार्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बीतेगी। बट लार्जली पैसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, और उससे सस्ता कॉर्पस उनको मिल जाएगा। It can be some one of the government companies or some special purpose vehicle which will be created for it. उनको हमारी तरफ से लगातार अगले 2, 3, 4, 5 साल तक इसका पैसा मिलते जाएगा। मैंने अमाउंट घोषणा कर दी। उसके साथ वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी मांगे। प्राइवेट पार्टिसिपेशन ना होने के बाद भी अगर नहीं होता, आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी उनके द्वारा असिस्टेंस मिलेगा। उधर भी इंटरेस्ट फ्री है क्या, वो नहीं, मैं बात नहीं बोल रहा। मगर सस्ते में जब पैसा मिलता है
उनको सस्ते में बिजनेस को प्रोत्साहन देने का भी मौका मिलता और है। आपने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा मैम हाँ इसको। जी। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं उसके लिए फंड काम फंड करेगा, है। इसलिए। हाँ जी, इसीलिए मैं मानती हूँ वो एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। अगले 5 साल के अंदर इसका जब उपयोग होएगा, बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशन, बड़े इनोवेशन, सब के लिए द मल्टीप्लायर फॉर डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इन सब में डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। और जब एक वस्तु इनोवेशन के कारण बेनिफिट मिलता है, वो पूरे सेक्टर का तुरंत, जैसे पेमेंट सिस्टम में भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम ले आने के बाद आप ताकत देखिए छोटे छोटे गांव में से कितना पेमेंट्स हो रही है, रिसीट हो रही है। ये नहीं है कि उधर पैसा मिल रही है, मगर कुछ एक्टिविटी के लिए पेमेंट जारी है। और इसके लिए भी आपने इंसेंटिव दिया है शायद, हाँ। छोटे भीम ट्रांजैक्शंस को हाँ प्रमोट जी। करने के लिए कुछ हाँ जी। 1400-1500 करोड़ रुपए हाँ की जी। व्यवस्था की है जी। लगातार वो 2 बार हो चुका है। जी। I want to pick up from where you left off. You also identified DPI as a factor of production. If you combine it with all the basics that are being provided, the physical infrastructure, is India now looking to harvest its digital dividends? Undoubtedly, yes. Because now India stack as a whole, whether some people may want it or not, at least some bricks from it, some countries need it. We are willing to extend that help. Private players in this sector are also finding newer marketplace where they can go and sell it for, or make money out of it, or provide that technology for one or the other exchange of goods, or it can be for whatever terms and condition which a private person would want to do. So India created public infrastructure, made it available for private parties, made it available for small, medium fellows who all want to get onto that and benefit. So Indian economy got a traction. But those who contribute now, building on the public infrastructure, are also standing to benefit because they themselves are taking that produce, which is essentially a public infrastructure foundation, and building on it. That itself is becoming a commodity for transaction. अनिल सर, ये मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, भारत की सौगात है। क्योंकि बाहर वेस्ट में तो लोग प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया और उसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए थे, एक नया मॉडल और भारत में कॉमन दिया। मैन को तुरंत इससे ऊर्जा मिल जी गए मैम। और वो दुनिया के मार्केट उनके कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस कर रहा है आज। मैम, मैं अब राज्यों को जो आपने इस पर हेल्प की है उस पर फोकस करना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं कि जो डेवोल्यूशन है 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का है पिछले साल से, अगर हम कंपेयर करें। साथ ही साथ आपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको फोकस करने के लिए कहा कि आप 75,000 करोड़ रुपया अलग से देंगी। फिर आप ग्रांट्स भी बढ़ा रही हैं, 15th कमीशन का गठन आपने कर दिया है। तो ये जो राज्यों पर आपका भरोसा है कि वो नए ग्रोथ इंजन, आपने कहा ईस्ट इंडिया को आप बनाना चाहती हैं, तो कैसे राज्यों को आप साथ लेकर के चलना चाहते हैं और राज्य सरकारों के लिए आपका मैसेज क्या है? राज्य सरकार ने इस विषय में अच्छा एंथुसियाज्म दिखाए। कौन सा? ये स्टेट के लिए हम कैपिटल जो दे रहे हैं, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री, स्पेशल असिस्टेंस जो बोलते हैं, उसका अच्छा उपयोग स्टेट्स ने किया है। लार्जली मोस्ट स्टेट्स ने अच्छा उपयोग किया है। इसके बावजूद भी कि एक ही साल के अंदर उस अमाउंट को पूरे के पूरे उपयोग करना है फॉर क्रिएटिंग असेट, उसमें आगे आकर के बहुत स्टेट्स बहुत ही बेनिफिट पाए और उसमें आज भी इंटरेस्ट है, इसीलिए उसको हम इस साल भी एक्सटेंड किए। उससे मैं मानती हूँ जितना केंद्र डिपार्टमेंट के द्वारा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कम 30% स्टेट्स में भी हो रही है। आज स्टेट्स जल्दी उनके अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। उस एंथुसियाज्म को हमने बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए इस बार भी उसमें एलोकेशन हुआ है। Minister, I want to draw your attention to, in your speech, you talked of in the societal changes, setting up a high-powered committee to look at population growth, fast population growth and demographic changes. What is the thought behind it and any timeline you had? The thought behind it is we always speak, I've also said in a different context, there are 3 Ds about which we're talking: demography, democracy, and the diversity. All 3 of it are characteristically India's advantage. So now, when this advantage exists for us, are we able to long-term plan for it?
are we able to really leverage that advantage? What is the kind of consideration that we should have in our mind? How are we going to able to next, at least in the Kartavya Kal, use that advantage for our benefit? So for this, a comprehensive understanding is required. We need to have some group taking all these considerations into their minds and sit and draft up something for the government, because it's not going to be in bits that we can attend to this, saying that it is an opportunity, we need to have some skills done here, some work done there, but it also is something on which long-term planning, which needs considered inputs. That's why we've come up. Is it to put spotlight on the demographic dividend, the window for which will probably cease in another 20 years? Yes, it is certainly aimed at that. वित्त मंत्री महोदय, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको जोड़ना चाहता हूं थोड़ा सा। 22 जनवरी की भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ, उससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का उपवास किया, तपस्या की और देश को एक राह दिखाई। आपने सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। भले ही आपने इसे राम राज्य का बजट न कहा हो, लेकिन काउंटर्स ज़रूर दिखते हैं, वो पॉइंट्स ज़रूर दिखते हैं। आप सभी को समान अधिकार देना चाहती हैं, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहती हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो केंद्र है पूरे बजट के प्रोसेस मेकिंग का, और कर्तव्य काल में लोगों के कर्तव्यों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी की भूमिका होगी विकसित भारत में अपनी तरफ से अपना योगदान देने की। सही बात है, सभी का योगदान है, नहीं तो ये 2047 का मंजिल हम पहुंच नहीं पाएंगे। मगर पहुंच नहीं पाएंगे ऐसे छोड़ने का विषय नहीं है। भारत इस बार उस रास्ते पर सही चलना चाहिए, सबको ले चलना चाहिए। उसके लिए जितने भी कार्यक्रम हम करना है, उसके लिए हम कटिबद्ध है। ये सर्वव्यापी स्पर्शी बीजेपी का भी पार्टी का एक आइडियोलॉजी में एक ये भी है कि बीजेपी में कार्यकर्ता सबको ये मालूम है कि पार्टी सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वस्पर्शी होना चाहिए, और जो भी कार्यक्रम हम सरकार के द्वारा इसीलिए कर रहे हैं वो सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए। ये हमारे मंत्र है, मूल मंत्र है, उसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। वित्त मंत्री जी, बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी हिंदी के लिए भी बहुत धन्यवाद। और आपने पहला साक्षात्कार दिया डीडी नेटवर्क को, और अनिल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो फिलहाल इस खास साक्षात्कार, इस खास इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आपको ले चलते हैं वापस स्टूडियोज़, जहां पर हम बजट के तमाम काउंटर्स पर लगातार ये विशेष चर्चा आपके साथ कर रहे हैं और बजट को सरल भाषा में आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो दूरदर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत कर रही थी, और उन्होंने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत बनाने का संकल्प इस अंतरिम बजट में साफ साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ है और गरीब कल्याण की योजनाएं लाकर गरीबों को आर्थिक रूप से लगातार मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लागू की गई हैं और वास्तविक विकास अब जमीन पर पहुंच रहा है और ये दिख भी रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ देश के ग्रोथ इंजन हैं। उन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि अमृतकाल में अब कर्तव्य काल का समय आ गया है और अंतरिम बजट इसे प्रदर्शित भी करता है। वित्त मंत्री ने कहा दूरदर्शन से खास बातचीत में कि 4 समूह युवा, गरीब, महिला और किसान आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीडी न्यूज से इस खास बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि 2014 के बाद से ही